नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास चल रही है। उसके तहत हमने पढ़ा था 1909 का एक्ट, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। अब जो है हम लोग जो है किसके बारे में पढ़े, उसके बाद पढ़ा था मैंने साइमन कमीशन जो आया था 1927 में, बना था, 28 में आया था। उसका विरोध करते वक्त जो है लाला लाजपत राय को चोट आई थी, उन्हें पीटा गया था पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट आया था। उसके बाद जिन्ना का 14 सूत्री मांग आया था। इन सब बिंदुओं पे हमने चर्चा किया था, उसका विश्लेषण किया था। अब जो है उसके बाद ये संविधान की जो विकास यात्रा चल रही है 1600 के राजलेख से जो शुरू हुआ था, उसी की अगली कड़ी है। अब जो है वह क्या है, गोलमेज सम्मेलन। देखिए गोलमेज सम्मेलन जो है टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 30, 31, 1930, 1931 और 1932। तो यह गोलमेज सम्मेलन जो है यह साइमन कमीशन का विरोध में जो विरोध हो रहा था, ठीक है, उसका जो आया था उसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। उन सब बातों का विरोध का एक परिणाम यह हुआ कि एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो यह कब से कब तक चला, 1930 से 1920 32 तक। इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ, लंदन में हुआ। और गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, लंदन में हुआ। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, कौन सी रिपोर्ट, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का क्या पर चर्चा करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए सिफारिशें करनी थी। ठीक है, क्या करना था, सिफारिशें करना था। लेकिन भारतीय राजनीतिक दलों ने उसका बहिष्कार किया था, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, अब जो है उसके अलावा पहला पॉइंट क्या हुआ, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे चर्चा करना। गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य, पहला पॉइंट, साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर चर्चा करना। दूसरा, भारतीयों को शामिल करना, यानी कि जो भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, तो भारतीयों को शामिल करना जो है इसमें कहा गया गोलमेज सम्मेलन में कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को संवैधानिक चर्चा में शामिल करना चाहती है, ताकि किसी भविष्य में किसी भी संवैधानिक योजना को वैधता मिल सके। ठीक है, इसके अलावा भारत के भावी संविधान पर आम सहमति बनाना, यानी भारत का जो भावी संविधान होगा, यानी कि उस पे संविधान में क्या क्या बातें होंगे, उस पे जो है क्या करना, सहमति बनाना। तो गोलमेज सम्मेलन का ये सब क्या था, उद्देश्य था। ठीक, अब देखिए कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब से कब आयोजित हुआ, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में यह इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, कहां आयोजन हुआ था, लंदन में। कहां, लंदन में आयोजन हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड। यह भी परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, इसमें प्रतिभागी के रूप में किसने किसने भाग लिया, तो भारतीय राजनीतिक दलों, कांग्रेस को छोड़कर, यानी कि जो भी भारतीय राजनीतिक दल था उसमें कांग्रेस को छोड़कर, इसके अलावा जो रियासतें थी, भारत में जो रियासतें थी, उन रियासतों के प्रतिनिधि और ब्रिटिश राजनीतिक दल के प्रतिनिधि। यानी कि इस गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया, तो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो अन्य पार्टियां थी उनके प्रतिनिधि, जो देसी रियासतें थी उन रियासतों के प्रतिनिधि और ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल के सदस्य। ठीक है, कांग्रेस क्या था इसमें, इससे अनुपस्थित था। कांग्रेस क्या था, अनुपस्थित था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, क्योंकि उस समय देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था, 1930 ईस्वी में चला हुआ था। ठीक है, चल रहा था, और कांग्रेस के अधिकांश नेता जेल में थे। ठीक है, कांग्रेस के अधिकांश नेता जेल में थे, और उसी समय गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, इसलिए कांग्रेस जो है शामिल नहीं हुआ था। कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण यह सम्मेलन एक तरफा रहा, जिसका कोई भी परिणाम नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस उस समय की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी थी और कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं ली। इसीलिए जो है इसका कोई निर्णय, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, लेकिन उस पर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णायक फैसला जो है नहीं हो सका। यह था
प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद आता है कौन सा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद आता है नवंबर से जनवरी 31। उसके बाद आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब से कब हुआ, 7 सितंबर 1931 से दिसंबर, कब, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। इसका भी आयोजन कहाँ हुआ, लंदन में हुआ। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। यह प्रश्न परीक्षा में आते हैं कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, तो वह कौन सा गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसका आयोजन कब से कब तक हुआ, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक हुआ था। ठीक है, यह गांधी इरविन पैक्ट के परिणाम स्वरूप संभव हुआ। यह गांधी जी भाग कैसे ले लिए, तो इससे पहले एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है ना। इरविन ब्रिटिश था, ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल का सदस्य था, और गांधी जी हमारे देश के नेता थे, उभरते हुए नेता थे। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, इसी पैक्ट के परिणाम स्वरूप जो है गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जिसका आयोजन सितंबर से लेकर दिसंबर तक हुआ था। डेट याद रखिएगा, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजन हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसके अलावा गांधी जी के अलावा और कौन कौन भाग लिए थे, तो देखिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, कौन, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां। मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां मुस्लिम लीग के सदस्य हो गए। मोहम्मद इकबाल, तेज बहादुर सप्रू, S.R. जयकर जैसे प्रमुख भारतीय नेताओं ने इसमें भाग लिया था। देखिए इस जो सम्मेलन था इसमें गांधी जी के अलावा अंबेडकर साहब, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद इकबाल, ये सब लोगों ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, लेकिन यह भी असफल रहा। क्यों असफल रहा, विवाद और असफलता की बात क्यों हुई, ठीक है, क्योंकि यह सम्मेलन सांप्रदायिकता समस्या पर केंद्रित रहा, यानी सांप्रदायिक बातें पर। क्योंकि जिन्ना और आगा खां ये सब मुस्लिम लीग के सदस्य थे, तो वह सांप्रदायिकता की बातें करते थे। सांप्रदायिकता यानी मुस्लिम का प्रतिनिधित्व जो 1909 में लागू हुआ था, ठीक है, उसकी लोग वकालत कर रहे थे। तो महात्मा गांधी और बी.आर. अंबेडकर के बीच में जो है पृथक निर्वाचक मंडल के मुद्दे पर मतभेद हो गया। यानी कि महात्मा गांधी और अंबेडकर जो थे, यह जो पृथक निर्वाचक प्रणाली जो लागू हुआ था 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट से, उस पॉइंट पर जो है, उस बिंदु पर इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया, और इसी मतभेद के कारण यह जो है असफल हो गया। ठीक है, और कोई भी जो है ठोस संवैधानिक संविधान पर जो है पहुंच नहीं सका। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 गोलमेज सम्मेलन हो गया। इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है आयोजित, 1932 में होता है। देखिए 1930 में हुआ पहला, 1931 में हुआ दूसरा, और 1932 में हो रहा है तीसरा। ठीक है, यह कब से कब तक आयोजित हुआ, यह हुआ 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। इसके पहले वाला द्वितीय जो था वह कब हुआ था, 1 सितंबर 1931 से 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक है, इसमें यह सबसे कम प्रतिनिधित्व वाला सम्मेलन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ब्रिटेन की लेबर पार्टी, देखिए वह उसमें ब्रिटेन में कौन थी, लेबर पार्टी, दोनों इसमें भाग नहीं लिया। इसमें सिर्फ 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, और इसी सम्मेलन में जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली, उन्होंने पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया और एक अलग मुस्लिम राज्य की स्थापना की बात की। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, चौधरी रहमत अली, और उन्होंने ही मुस्लिम राज्य बनाने की सबसे पहले मांग की। वह कौन सा गोलमेज सम्मेलन था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जिसका आयोजन कब से कब हुआ, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। ठीक है, अब इसका महत्व क्या हुआ कि इस सम्मेलन ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया। यानी कि ये जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट एक श्वेत पत्र, व्हाइट पत्र जारी किया, पेपर, जिसमें भारत के भावी संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया। और यही श्वेत पत्र जो है बाद में क्या बन गया, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए कैसे कड़ी सब जुड़ रहा है, 1909, 1919,
उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सचिव थे जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष थे कौन, मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना का 14 सूत्री मांग, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन, और गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है क्या हुआ, परिणाम आया कि भारत शासन अधिनियम, जिसे श्वेत पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस सम्मेलन का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसका महत्व क्या था, योगदान, महत्व है संवैधानिक विकास में योगदान देना। ठीक है, क्या, संवैधानिक विकास में योगदान। दूसरा है भारतीयों की भागीदारी। ठीक है, भारतीयों की भागीदारी पे संविधान का विकास यात्रा में आगे बढ़ना। तीसरा है सांप्रदायिक विभाजन का उभार, और चौथा है संघीय ढांचे की अवधारणा। संघीय ढांचे कहने का मतलब क्या, केंद्र जो है ज्यादा मजबूत। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन भारतीयों की पूर्ण स्वशासन की मांगों को पूरा करने में विफल रहा, और उन्होंने भारत में सांप्रदायिक मतभेदों को और गहरा कर दिया। अब देखिए, जो 1900 श्वेत पत्र 1933 में प्रस्तुत किया गया था, उसकी मुख्य बातें क्या क्या थी। ठीक है, श्वेत पत्र होता क्या है। ठीक है, श्वेत पत्र एक आधिकारिक रिपोर्ट या दस्तावेज होता है जो किसी विषय विशेष पर सरकार या किसी अन्य संगठन की नीति या प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है। देखिए, सिंपल सा श्वेत पत्र जो होता है, व्हाइट पेपर जो होता है, वह किसी भी देश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो वह किसी भी देश की सरकार के द्वारा जो है नीति जो है, उसका क्या नीति है, उस बातों की चर्चा होती है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, नीति हो गया, स्थिति हो गया, उसको प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, कोई भी अगर जटिल समस्या है तो उस जटिल समस्या का बताना, उसकी समस्या जो है उसको सुलझाना, ये सब इसकी बातें होती है। इसके बाद भारतीय, अब देखिए, अब यहां पर हम लोग भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, तो भारतीय श्वेत पत्र का परिप्रेक्ष्य क्या है। तो देखिए, तीसरे हमने बताया कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन, तीनों एक तरह से असफल ही रहा। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है थोड़ा बैकफुट पे आया, और उसने एक श्वेत पत्र जारी किया, वही है भारतीय श्वेत पत्र। और यह श्वेत पत्र कब जारी किया गया, 1933 में जारी किया गया। इसमें यह श्वेत पत्र के माध्यम से एक नए संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई, और केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन जैसे प्रावधान इसमें शामिल किए गए। तो श्वेत पत्र में समझ गए होंगे कि क्या क्या बातें कही गई। श्वेत पत्र में क्या क्या बातें कही गई, एक तो नए संविधान का मसौदा करना, दूसरा हो गया अखिल भारतीय संघ की स्थापना, तीसरा हो गया प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता, कहने का मतलब है कि प्रांत जो है वह स्वतंत्र हो। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता मिले, उसको कुछ अधिकार मिले। केंद्र और प्रांतों के बीच जो शक्तियां हैं, जो इस विषय पे मुद्दे पे जो है विधायक कानून बना सकते हैं, उसके लिए जो उनके बीच में शक्तियों का विभाजन हो। ये सब क्या था, भारतीय श्वेत पत्र का महत्व। अब महत्व क्या है, इसी महत्व इसका यही है कि इसी के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, इसका हमारे भारतीय संविधान पे बहुत गहरा प्रभाव है। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वह बहुत ही विस्तृत संविधान है। ठीक है, उसमें अधिकांश बातें भारतीय शासन अधिनियम 1935 के से लिया गया है। यानी कि हमारे संविधान का जो स्रोत है वह अलग अलग देशों के संविधान से अच्छी अच्छी बातों को लिया गया है। उसमें से एक स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 भी है, जिसकी अच्छी बातें उस हमारे अपने संविधान जो हमारा लागू हुआ है उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो पृष्ठभूमि का मतलब यह हुआ कि इसका शुरुआत बना क्यों, तो एक तो साइमन कमीशन मैंने बताया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन बताया, तीसरा श्वेत पत्र बताया, और चौथा संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट। प्रवर समिति जो होती है, जो उच्च सदन होते हैं और निम्न सदन होते हैं, इन दोनों सदस्यों को मिलाकर एक समिति बनती है किसी मुद्दे को लेकर, उसे प्रवर समिति कहा जाता है। और यह प्रवर समिति जो है का रिपोर्ट था। ठीक है, और यह समिति किसके अध्यक्षता में थी, लॉर्ड लिन लिथको की अध्यक्षता में थी। ठीक है, इसका मुख्य प्रावधान क्या है, मेन प्रोविजन क्या है इसका, देखिए अखिल भारतीय संघ, इस अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। ठीक है, पहला बात तो अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया यूनियन का स्थापना की बात किया गया। ठीक है, यह संघ जो है कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि रियासतों में इसमें शामिल होने से इंकार कर दिया। अखिल भारतीय संघ कहने का मतलब कि जो
प्रांत थे, देशी रियासतें थी, वह सब जो है शामिल हो जाए केंद्र में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है ना। दूसरा, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि द्वैध शासन जो चल रहा था उसको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, यानी द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए, जिसे 1919 के अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखिए 1919 के अधिनियम से लागू किया गया था द्वैध शासन, और 1935 के अधिनियम से उसे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। इसके समाप्त करने से क्या होगा कि प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद और पॉइंट क्या है, प्रांतीय विषय पर मंत्री और विधानमंडल के प्रति जवाबदेह होंगे। उसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लाना। देखिए केंद्र और प्रांत है ना, तो प्रांतों में द्वैध शासन जो लागू हुआ था 1901 से, उसे 1935 में समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। इसके बाद केंद्रीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। केंद्र का जो विषय था, एक आरक्षित विषय, ठीक है, और एक जो है हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय जो है क्या होता था कि यह जो है हस्तांतरित विषय गवर्नर जनरल वायसराय जो थे उनके परिषद के अधीन रहता था, और आरक्षित विषय जो है रक्षा, विदेश मामले, चर्च मामले, इसका प्रशासन जो है गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता था, और वे विधानमंडल के प्रति जवाबदेह होते थे, ठीक है। और हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आ जाता था हस्तांतरित विषय, जो अलग, इसके अलावा रक्षा उच्छा के अलावा जो विषय आते थे वो हस्तांतरित विषय में आते थे, इसमें भी विधानमंडल के प्रति जवाबदेह होते थे। उसके बाद केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन। देखिए केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन, यही जो है, देखिए ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है ना, तो संघ सूची, उस समय संघ सूची में 59 विषय थे, जिसमें विदेश मामले, मुद्रा, राजस्व, डाक, तार, ठीक है। उसके बाद प्रांतीय सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, पुलिस, जो प्रांत, इस पे प्रांत की सरकार कानून बना सकती थी। समवर्ती सूची में 36 विषय थे, जिसमें आपराधिक कानून, विवाह, सिविल प्रक्रिया। इसके अलावा इन सब के अलावा जो और भी कुछ विषय थे जिसको अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है, इस पे वायसराय को अधिकार दिया गया था। इसके अलावा और क्या था 1935 में, इसके बाद 1935 में द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, यानी कि अब बताया ना कि केंद्र प्रांत में द्विसदनीय, प्रांतों में जो द्वैध शासन थी उसको समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, तो द्विसदनीय केंद्र विधानमंडल, यानी कि यहाँ पर जैसे एक होता है ना लोकसभा, राज्यसभा, उसी प्रकार उस समय था क्या, राज्य परिषद और संघीय विधान सभा, ठीक है। उसके अलावा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो 1909 से लागू हुआ था, उसके बाद 1919 में भी उसमें कुछ विस्तार किया गया था सिखों को पे, अब जो है इसका विस्तार करके दलित वर्ग और महिलाओं पर भी कर दिया गया है, यानी कि इनके लिए भी अलग निर्वाचन प्रणाली। भारतीय परिषद का उन्मूलन, भारतीय परिषद जो था उस समय गठित हुआ था पहले, उसके समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा संघीय न्यायालय, ठीक है, संघीय न्यायालय दिल्ली में 1900, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया, ठीक है, जिसके पास प्रांतों और संघीय, यानी कि जैसे अभी संघीय न्यायालय दिल्ली में है ना, सर्वोच्च न्यायालय, यही संघीय न्यायालय है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि प्रांत में होता है हाई कोर्ट, ठीक है, अब वहां है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक, तो यहाँ है उच्च न्यायालय, तो इस सब का मामला फिर लास्ट में कहाँ पहुंचता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई की स्थापना किया गया, का प्रावधान इसमें किया गया। संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, जो स्टेट यूपीएससी है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट के लिए जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, एमपीपीसीएस हो गया, उस वो हुआ। इसका महत्व और सीमाएं क्या है, भारतीय संविधान का आधार तैयार हुआ, एक तरह से प्रांत को स्वायत्तता मिली, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकास हुआ। सीमाएं क्या है, तो अखिल भारतीय संघ की विफलता, क्योंकि अखिल भारतीय संघ की बात तो की गई, लेकिन यह अखिल भारतीय संघ जो है विफल रहा, नहीं हो पाया इसमें, क्योंकि देशी रियासतें इसका विरोध करने लगे। सीमित मताधिकार, यानी कि कुछ क्षेत्र को सीमित मताधिकार दिया गया। द्वैध शासन की आलोचना, क्योंकि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की शक्तियां जो है, इसमें गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों के पास अभी भी महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्तियां और वीटो अधिकार थे। जैसे अभी राष्ट्रपति के पास भी वीटो पावर होता है ना, जब कोई विधेयक पे फैसला नहीं होता है तो नहीं देते हैं, दे सकते हैं, ठीक है, अपने पास रख सकते हैं। वीटो होता है ना, पॉकेट वीटो, वीटो, निलंबनकारी वीटो, तो अलग अलग प्रकार के। उसके अलावा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ, प्रस्तावना का अभाव हुआ, ठीक है। प्रस्तावना कहने का मतलब क्या हुआ, प्रस्तावना क्या होता है, जो संविधान का रूपरेखा क्या है उसके बारे में
बताता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आप बुक खरीदते हैं, किताब खरीदते हैं, तो वह जो है क्या होता है, वह बताता है, ठीक है, कि उसमें जो है बुक के अंदर क्या क्या बातें हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है भारत शासन अधिनियम सरकार अधिनियम 1935 जो है संवैधानिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था। यह था क्या, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बाद देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, इसके बाद 1937 में चुनाव होता है। ठीक है, प्रांतीय चुनाव होता है। तो यह चुनाव क्या होता है, इस चुनाव में क्या होता है कि 1935 के अधिनियम के तहत जनवरी फरवरी 1937 में चुनाव होता है। ठीक है, इस चुनाव के तहत क्या होता है कि लगभग 30 मिलियन लोग ने इसमें मतदान किया था। ठीक है, चुनाव लड़ने वाले प्रमुख दल कौन कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और अन्य क्षेत्रीय जो पार्टियां थी उसमें थी, जैसे पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी थी, ये सब जो है पार्टियां लड़ी। तो हमने क्या बताया, 1935 के एक्ट के बाद 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है, जिसमें अलग अलग पार्टियां जो हैं चुनाव लड़ती हैं, मतदान होता है, जिसमें 40 मिलियन लोग लगभग जो है उसमें मतदान करते हैं। ठीक है, अब चुनाव का जो परिणाम आया, ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में कांग्रेस को बहुत ही शानदार जीत मिली। क्या मिली, शानदार जीत मिली। और 1585 सीट में लगभग 711 सीटें क्या हो गई, जीत गई। और 11 प्रांत था, उन प्रांतों में 7 प्रांतों में उसे जीत मिल गई। जैसे अभी 28 राज्य है, मान लीजिए कि चुनाव हुआ 28 राज्य में, जैसे बीजेपी का भी अधिकतर राज्यों में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए उसकी जो है शानदार जीत बताई जाती है। ठीक है, उस समय जो है 1937 में, क्योंकि कांग्रेस उस समय बहुत बड़ी पार्टी थी, इकलौती पार्टी थी एक तरह से कहा जाए, क्योंकि इसी का आधिपत्य था, और अन्य सारी पार्टियां थीं लेकिन उनका वैसा वर्चस्व नहीं था। ठीक है, तो उस समय जो चुनाव हुआ 1585 सीट, उसमें 711 सीटें जीत गए थे। जिन प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था उसमें मद्रास था, बिहार था, उड़ीसा था, मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, संयुक्त प्रांत जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बंबई और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन उसने उसका गठबंधन का सरकार था। इसके अलावा मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वह जो है 482 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 106 सीटें जीती। ठीक है, कितना सीटें जीती, 106 सीटें जीती। इसके बाद गैर कांग्रेसी सरकार कहां कहां बना, तो पंजाब में बना, क्योंकि पंजाब के कौन पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, मुस्लिम लीग ने उसका समर्थन किया। बंगाल, आज भी समर्थन से अलग अलग पार्टियां सरकार बनाती है। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी मुस्लिम लीग के गठबंधन से, सिंध और असम में मिलीजुली कांग्रेसी सरकार। इस तरह से जो है अलग अलग चुनाव में अलग अलग पार्टियों की सरकार। इसका महत्व क्या हुआ, ये जो चुनाव हुआ इसका महत्व क्या हुआ कि कांग्रेस की लोकप्रियता जो है कैसी है, इस बात का जो है पुष्टि हो गया। क्या हो गया, इस बात का पुष्टि हो गया कि कांग्रेस लोकप्रिय है। उसके अलावा भारतीयों का प्रशासन का अनुभव, भारतीय जो लोग थे उनको प्रशासनिक अनुभव हुआ। मुस्लिम लीग की स्थिति क्या हुई, कमजोर हुई, जो बहुत तड़तड़ कर रहा था, इसका स्थिति क्या हुआ, कमजोर हो गया। तो उसको अपना फिर से रणनीति बना, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है सिर्फ सांप्रदायिकता के नाम पर चल रहा था। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रयोग हुआ, क्या हुआ, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रयोग। ठीक है, इसके अलावा भविष्य के आंदोलनों का आधार है, इस चुनाव से भविष्य में होने वाले जो आजादी के लिए जो चुनाव हो रहे थे उन चुनाव के लिए जो है एक आधार तैयार हुआ। और इस प्रकार जो है 1937 में चुनाव होता है और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। 1914 के बाद 14 में प्रथम होता है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारतीयों को युद्ध में शामिल कर दिया गया। देखिए क्या हुआ कि भारतीयों को, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 में, बिना भारतीयों के राय लिए हुए भारतीयों को ब्रिटिश सरकार क्या कर दिया, युद्ध में शामिल कर दिया, जिसका विरोध जो है कांग्रेस ने किया। और जो चुनाव के बाद जो सरकार गठित हुआ था, सारे लोग मंत्रिमंडल से क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। ठीक है, इस्तीफा देने के बाद कौन सा दिवस मनाया गया, मुक्ति दिवस। परीक्षा में आता है डेट के साथ, मुक्ति दिवस मनाया। मंत्रिमंडल से इस्तीफा जब दे दिए तो वह मुक्ति दिवस मनाया। और मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर 1939 को, और 39 ईस्वी को। और उस समय जो है वायसराय कौन था, लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है ना, लॉर्ड लिन लिथगो।
क्यों मुक्ति दिवस मनाया गया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था उसमें ब्रिटिश सरकार जो है वह बिना भारतीयों के राय लिए भारतीयों को उसमें शामिल कर दिया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफे को मुस्लिमों के लिए मुक्ति और धन्यवाद का दिन घोषित किया। उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को इस दिन को मनाने का आह्वान किया। यानी किसने आह्वान किया? जिन्ना और मुस्लिम लीग का मानना था कि कांग्रेस शासित प्रांतों में मुसलमानों के साथ भेदभाव अन्याय किया जा रहा था और कांग्रेस सरकारों का पतन उनके लिए मुक्ति का प्रतीक था। मुस्लिम लीग के अलावा दलित नेता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और ईवी रामासामी नायकर पेरियार जो थे जैसे कुछ अन्य कांग्रेसी नेता ने भी इस दिन का समर्थन किया और इसमें भाग लिया क्योंकि वे कांग्रेस की नीतियों के कुछ पहलुओं से असंतुष्ट थे। ठीक है, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आता है। कब? 1940 में। देखिए, मुक्ति दिवस किसने मनाया? मुस्लिम लीग। अब अगस्त प्रस्ताव 1940 में। इस समय वायसराय कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो। और लॉर्ड अगस्त प्रस्ताव भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है डेट के साथ। कब? 8 अगस्त 1940 को जो है अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को शामिल करना, ठीक है, का समर्थन और सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रयास था। ठीक है, क्योंकि उसमें ब्रिटेन जो है द्वितीय विश्व युद्ध में नाजुक स्थिति में था, यानी कि कमजोर स्थिति में हो गया था। इसीलिए जो है अगस्त प्रस्ताव लाया ताकि भारतीयों को मनाया जा सके, क्योंकि पहले तो बिना पूछे हुए वार कर दिया था, अब उसको वार से क्या करना था? निपटाना था, तो सहलाना तो पड़ेगा ही। इसके लिए उसने क्या लाया? अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, देखिए अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है? डोमिनियन स्टेटस का लक्ष्य। डोमिनियन स्टेटस का लक्ष्य का मतलब अभी भी ब्रिटिश जो है औपनिवेशिक स्वराज का बात कह रहा था, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे थे? पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, और पूर्ण स्वराज ही चाहिए। तो डोमिनियन स्टेटस का लक्ष्य रखा इसमें। उसके बाद वायसराय की कार्यकारी जो परिषद थी तो उसमें और भी ज्यादा विस्तार किया, भारतीयों और ज्यादा भारतीयों को शामिल किया। संविधान निर्माण निकाय, यानी कि युद्ध के तुरंत बाद एक प्रतिनिधि संविधान निर्माण निकाय का गठन किया जाएगा। इसमें कहा गया अगस्त प्रस्ताव में कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान निकाय का गठन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद युद्ध सलाहकार परिषद, युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ताकि अगर युद्ध हो तो युद्ध में भारतीयों भाग लेंगे कि नहीं लेंगे इसका पूछा जाएगा। अल्पसंख्यक जो थे उनको आश्वासन दिया गया, ठीक है, कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो अगस्त प्रस्ताव आया ये अस्वीकृत हो गया। अब इस अस्वीकृति का कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस की मुख्य आपत्ति डोमिनियन स्टेटस, अभी हमने बताया डोमिनियन स्टेटस का मतलब औपनिवेशिक स्वराज, वो नहीं चाहिए हम लोग को। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसको बात को लेके जो है विरोध हुआ, कांग्रेस ने विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे पर जड़ी एक जंग लगी कील, दरवाजे पर जड़ी एक जंग लगी कील के समान बताया। ठीक है, मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या आई? मुस्लिम लीग ने उसके हिस्से का ने इस प्रस्ताव के उस हिस्से का स्वागत किया जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति का मत दिया। मुस्लिम लीग जो था ना, इसको अल्पसंख्यक यानी कि अपनी बिरादरी के अलावा इसको और कुछ नहीं सोचना था, क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, यह सिर्फ मुस्लिमों के बारे में सोच रही थी, अपना हित सोच रही थी। ठीक है, तो जो बात उसको मुस्लिमों के लिए इसमें अच्छी थी उसको स्वीकार कर लिया, और जो मुस्लिमों के का बात नहीं था उसमें अगस्त प्रस्ताव में, उसे इसने ठुकरा दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद अगस्त प्रस्ताव के बाद 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। ठीक है ना, यह व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में होता है, और इसकी शुरुआत जो है पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक है, तो यह क्या था व्यक्तिगत सत्याग्रह? यह अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। यह भी जो है उसी तरह का व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को ब्रिटिश सरकार द्वारा बिना उसकी मर्जी के शामिल करने और अगस्त प्रस्ताव की अस्वीकृति के जवाब में। यानी कि यह व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया, यह भी पूछेगा परीक्षा में।
तो एक अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकृत करना और दूसरा बिना भारतीयों से राय लिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करना। ठीक है, इसका पृष्ठभूमि वही है, अभी बताएं, द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी, अगस्त प्रस्ताव की अस्वीकृति। ठीक है, युद्ध का नाजुक दौर, युद्ध का दौर चल रहा था। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा, ब्रिटिश युद्ध नीतियों के विरोध में भारतीयों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार स्थापना करना था, युद्ध के प्रति विरोध जताना था, कांग्रेस की मांगों को पुनः दोहराना था, कांग्रेस जो मांग करी थी उसको दोहराना था, जनता में एकता और धैर्य बनाए रखना था। ठीक है, और दिल्ली चलो आंदोलन, यहीं पर जो है क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत ही दिल्ली चलो आंदोलन चला। दिल्ली, यह भी एग्जाम में आता, दिल्ली चलो आंदोलन कब हुआ था? तो 1940 में। इसमें गांव गांव से लोग जो है प्रचारित प्रसारित किया गया कि आप जो है दिल्ली चलिए। ठीक है, अब देखिए, अब जो इसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। यह 17 कहाँ हुआ था? पहला महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में 17 अक्टूबर 1940 को। दूसरे और तीसरे सत्याग्रही देखिए, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्म दत्त थे। और यह सत्याग्रह जो है एक सामूहिक आंदोलन नहीं था, इसमें एक सत्याग्रही अपनी बात रखता था और यदि उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था तो दूसरा सत्याग्रह, जैसे मान लीजिए कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हमारा गिरफ्तारी हो गया, तब दूसरा सत्याग्रही आएगा, उसका भी गिरफ्तारी हो गया, तीसरा सत्याग्रही आ गया। इस प्रकार यह चरणबद्ध तरीके से चलता था। इस तरह से जो है लगभग 25,000 लोगों को ब्रिटिश सरकार क्या कर ली? गिरफ्तार कर ली और अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि व्यक्तिगत सत्याग्रह ने तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार पर भारतीयों का जो भावना था उस भावना को स्पष्ट कर दिया कि हम लोग अब आजादी लेके रहेंगे। ठीक है, यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम की लौ को जलाए रखने में भी सफल रहा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि मजबूरन व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव को ठुकराने के बाद जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चला उसका परिणाम यह हुआ कि 1942 ईस्वी में क्या आया? क्रिप्स मिशन आ गया। क्या आया? क्रिप्स मिशन आ गया। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन के बाद जो है हम लोग अगली क्लास में करेंगे, क्रिप्स मिशन आएगा, उसके बाद कैबिनेट मिशन आएगा, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आएगा, जिसके तहत हम लोग आजाद हो जाएंगे। ठीक है, तब तक जो है आप रिवीजन कीजिए, अच्छे से याद कीजिए ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। और वीडियो अच्छी लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉर्नर ऑफ रमना रोड, भिखना पहाड़ी, पटना में आके इंक्वायरी कर सकते हैं। स्काई एकेडमी 360 डिग्री ऐप भी है हमारा। ठीक है, तो तब तक जो है पढ़िए, बस यही कहेंगे। धन्यवाद।